part 2 of Introduction to Euclid's Geometry for class 9th. In last lecture, we have learned about the statement, axioms, postulates, theorem and corollary, and also the different types of axioms. Now in this lecture, we will learn Euclid's 5 postulates. What are the Euclid's 5 postulates? We will learn today in this lecture. Is it clear? So this lecture is also very important to you all. That's why stay tuned with this video lecture. Keep watching till the end. So without taking any moment, let's start. Now, what is the first postulate of Euclid's? पहला नंबर जो postulate है यूक्लिड्स का वो ये है कि a straight line may be drawn from any one point to any other point. फर्स्ट नंबर पोस्टुलेट्स जो उनका है वो ये है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. अब इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई स्ट्रेट लाइन जो होगा, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर इसको हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट, अगर यहां पे पॉइंट ए है, इसको जब ड्रॉ किया जाता है तो ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, तो ये दूसरे पॉइंट तक जाएगा. इसका एक और स्टेटमेंट हम दे सकते हैं. ये जो स्टेटमेंट हमें बताने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ दो ही डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास कर सकता है. यानी कोई आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया गया हो, इससे वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास. यह स्टेटमेंट हमें यही समझा रहा है कि किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है. यह स्टेटमेंट है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. यानी एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वह किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ किया जा सकता है. इसी बात को हम दूसरे सेंटेंस में बोल सकते हैं कि किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है. दिस इज यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट. समझ में आया? क्या स्टेटमेंट इसने दिया कि किसी दो पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है. अब आप चाहे तो क्या है, इसे और भी लाइन ड्रॉ किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं. लाइन ऐसे कुछ जाएगा या फिर ऐसे आएगा. हम अगर बात रही एक पॉइंट से, तो एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन जब दो पॉइंट की बात करें तो दो पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है. इज इट क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है. इज इट क्लियर? आइए पोस्टुलेट नंबर 2 को देखते हैं. सेकेंड नंबर पोस्टुलेट क्या है वो देखते हैं. A terminated line can be produced indefinitely. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन जो होता है उसको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो टर्मिनेटेड लाइन से सबसे पहले टर्मिनेटेड लाइन कह रहा है, इसका मतलब यह है कि कोई लाइन है जो टर्मिनेट कर जा रहा है. टर्मिनेट कर जा रहा है इसका मतलब उसका लेंथ जो है वो डेफिनेट लेंथ है. यानी किसी पर्टिकुलर लेंथ के लाइन को इंडिकेट कर रहा है. यानी जिस लाइन का लेंथ फिक्स्ड हो जाए वो क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट हो जाता है.
तो सपोज कि एक ये टर्मिनेटेड लाइन है, हमने लिखा ए बी इज अ टर्मिनेटेड लाइन। तो ए बी टर्मिनेटेड लाइन क्यों है? क्योंकि यहां पे इधर इंड कर जा रहा है और यहां पे इधर इंड कर जा रहा है, और इसका क्या है, एक फिक्स्ड लेंथ है। ठीक है, तो जब ए बी का एक फिक्स्ड लेंथ है, इट मींस इट इज अ टर्मिनेटेड लाइन। और टर्मिनेटेड लाइन है तो कह रहा है इसमें पोस्टुलेट नंबर 2 में क्या, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, यानी इसको इधर भी जहां चाहे वहां तक इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, और इस साइड भी ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसका मतलब ये इधर प्रोड्यूस हो रहा है और ये वाला इधर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इनफाइनाइट टाइम तक दोनों साइड ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यही पोस्टुलेट नंबर 2 बता रहा है कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन जो है वह इंडेफिनेटली प्रोड्यूस हो सकता है, यानी इन बोथ साइड्स इनफाइनाइट टाइम्स तक ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। समझा रहा है? यानी टर्मिनेटेड लाइन से आपको यही समझना है कि टर्मिनेटेड लाइन कह रहा है, इसका मतलब यह है कि टर्मिनेटेड लाइन जस्ट टेलिंग अबाउट लाइन सेगमेंट। और यू नो वेरी वेल लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो होता है किसी भी लाइन का एक पार्ट होता है, यानी अगर ये लाइन है और इसमें से मैंने ये पार्ट ए बी निकाल लिया, देन ए बी हैज अ सर्टेन लेंथ, दैट्स व्हाई ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। और इसको और भी बोल सकते हैं क्या, कि अ लाइन सेगमेंट, सॉरी, अ लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डॉट्स। अलग अलग डेफिनेशन होगा, मीन्स तो सेम ही होता है, डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेटमेंट हम इसको डिराइव कर पाते हैं। तो ए भी एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट को कैसे कैसे बोला जा सकता है? लाइन सेगमेंट को ये भी बोल सकते हैं कि एनी पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, या बोल सकते हैं अ लाइन सेगमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डॉट्स, या बोल सकते हैं अ लाइन हैविंग फिक्स्ड लेंथ, दैट इज अ लाइन सेगमेंट। क्लियर? और लाइन क्या होता है? लाइन जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो भी मिलेंगे, मींस तो एक ही है, डेस्टिनेशन हमारा एक ही है कि वो किसी भी दिए हुए लाइन को या लाइन सेगमेंट को डिराइव कर देना, उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर देना है, लेकिन हम अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग वर्ड का यूज करके इसको हम डिराइव कर पाते हैं। इज इट क्लियर? तो कोई भी फिक्स्ड लेंथ वाला जो होगा लाइन, वह आपका लाइन सेगमेंट होगा, और जो फिक्स्ड नहीं होगा वह इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, जिसकी लेंथ सर्टेन नहीं है, वह जो होगा वह लाइन हो जाएगा। तो ये क्या है? टर्मिनेटेड लाइन है, यानी यहां भी टर्मिनेट हो जा रहा है, यहां भी टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड कर जाना, इस साइड यहां पे एंड कर रहा है, इस साइड यहां पे एंड कर रहा है, और इसका लेंथ क्या हो जा रहा है? फिक्स। जब फिक्स हो जा रहा है तो क्या हो गया? ये लाइन सेगमेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ टर्मिनेटेड लाइन। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए पोस्टुलेट नंबर 3 को देखते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 जो है ये है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आपने क्या समझा? यहां पे स्टेटमेंट 3 नंबर पोस्टुलेट क्या दे रहा है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये मैं बता रहा है कि एक सर्कल को किसी भी सेंटर और कितना भी लेंथ का रेडियस आपके पास दिया हो, उससे सर्कल बना सकते हैं। सपोज मैं बोलूं कि आपके पास एक सेंटर ए दिया गया है, एक सेंटर बी दिया गया है, एक सेंटर सी दिया गया है। अब इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है। सपोज एक रेडियस ये है, 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, इससे एक सर्कल आसानी से बनाया जा सकता है। सपोज एक रेडियस ऐसा है जो 3 सेंटीमीटर का है, इसे भी आसानी से एक सर्कल बनाया जा सकता है। एक रेडियस जो है वह 4 सेंटीमीटर का है, और इसे भी एक सर्कल बनाया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास सेंटर कुछ भी हो, रेडियस अलग अलग हो, तो भी हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आप मुझे एक सेंटर दे दो
और कोई भी रेडियस दे दो कितना भी लेंथ का, तो हम आपको एक सर्कल बनाकर दे देंगे। इज इट क्लियर? इट मींस कि एक सर्कल को किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस के साथ ड्रॉ किया जा सकता है, जैसा कि मैंने किया। यहां पे कोई भी रेडियस फिक्स नहीं है आपका, कोई भी सेंटर सेम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या ड्रॉ किया, अलग अलग सर्कल ड्रॉ किया। जिस सर्कल चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि सर्कल के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या क्या हमें प्रॉपर्टीज पढ़ने होते हैं, वो सर्कल में डिस्कस किया जाएगा। अभी बेसिकली हमें इसी पे फोकस करना होगा। तो एक और चीज मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और हम यहां बात कर रहे हैं पोस्टुलेट्स की, पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं। तो पोस्टुलेट्स में हमें ये नजर आता है कि पोस्टुलेट इज ओनली डिफाइंड फॉर द ज्योमेट्री, बट एक्सियोम्स क्या होता है, इट इज वर्किंग ऑल ओवर इन मैथ्स। तो यहां पे पोस्टुलेट की बात हो रही है, तो पोस्टुलेट से बात एकदम क्लियर है कि आपको फोकस करना होगा सिर्फ ज्योमेट्री पे, है ना। तो यहां पे हमने सिर्फ ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शन और उसके बारे में डिस्कस करना होगा। तो यहां पे हमने बोला कि थर्ड नंबर पोस्टुलेट ये है कि अगर आपके पास कोई भी सेंटर दिया गया हो और कितना भी लेंथ का रेडियस हो, तो उसे एक सर्कल बनाया जा सकता है। दिस इज योर पोस्टुलेट नंबर 3। इज इट क्लियर? सो कम टू सी द नेक्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 4। सो व्हाट इज पोस्टुलेट नंबर 4? पोस्टुलेट नंबर 4 जो आपका है, all right angles are equal to one another। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सब आपस में इक्वल होते हैं। राइट एंगल्स का मतलब क्या? 90 डिग्री। यानी आप चाहें ये वाला राइट एंगल बना लीजिए, ये वाला राइट एंगल बना लीजिए, ये राइट एंगल बना लीजिए, ये राइट एंगल बना लीजिए। कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, अगर उसमें राइट एंगल बना हुआ है तो सारे राइट एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिस इज योर पोस्टुलेट नंबर 4। तो किसी भी तरीके का आपने राइट एंगल बनाया, वो सारे राइट एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल है। और राइट एंगल्स मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? दिस वाज योर पोस्टुलेट नंबर 4 एंड कम टू सी पोस्टुलेट नंबर 5 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, उससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप केयरफुली उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं पोस्टुलेट नंबर 5। व्हाट इज पोस्टुलेट नंबर 5? आइए देखते हैं। पोस्टुलेट नंबर 5 को हम लिखते हैं ऐसे कि इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight line two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely
indefinitely meet on that side in which the sum of two angles is less than two right angles. यहां पे हमने देखा ये आपका स्टेटमेंट रहा फिफ्थ पॉस्टुलेट्स का। तो फिफ्थ पॉस्टुलेट इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये है क्या एक्चुअली? तो डोंट वरी, ये स्टेटमेंट से डरना नहीं है, स्टेटमेंट बहुत इजी है। आप स्टेटमेंट को एक बार समझिए, देन आपका कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side in which the sum of two angles is less than two right angles. इतना बड़ा स्टेटमेंट देखकर आपको थोड़ा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट जो कह रहा है वो बहुत ही इजी स्टेटमेंट है। बस आप स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट ड्राइंग। अब ये क्या कह रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल करता है। अब आपका ड्राइंग कुछ ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक और स्ट्रेट लाइन है, बोथ आर स्ट्रेट लाइन। हमने इसका नेमिंग किया, अगर ये ए बी है और ये सी डी है, दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस। इसके ऊपर एक तीसरा स्ट्रेट लाइन फॉल करता है, इसका नाम अगर हमने ईएफ दे दिया, ठीक है। और ये दो पॉइंट सपोज यहां पे काट, इस पॉइंट पे काटता है, ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे काट रहा है इस दो लाइंस को। तो बोल रहा है इसमें, तो जैसे ही इस दो लाइन को एक तीसरा लाइन काटेगा तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन इंटीरियर एंगल बन रहा है? एक इंटीरियर एंगल यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, और एक यहां बन रहा है, एंड एक यहां बन रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये आपस में इक्वल है, मैंने इंटीरियर एंगल्स को इंडिकेट किया। ये सारे क्या है? इंटीरियर एंगल्स है आपके, क्लियर। तो जब ये इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट दे रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। तो किसी एक ही साइड के, या तो इधर या इधर, किसी एक ही साइड के दो एंगल्स का सम जो है टू राइट एंगल से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए, तो आपको ये ऐसे बढ़ता जा रहा है इधर, और इधर ये नैरो होता जा रहा है। इसका मतलब इस दोनों एंगल्स का सम जो होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, हमारा ऑब्जर्वेशन ये बता रहा है हियर टू राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है, वन राइट एंगल मतलब 190 डिग्री, तो टू राइट एंगल्स का मतलब क्या होगा 290 डिग्री, इट मींस 180 डिग्री। इज इट क्लियर? तो दो एंगल्स का सम जो है 180 से कम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला दो एंगल्स का सम जो होगा वो 180 से कम आएगा। तो जिस साइड दो एंगल्स का सम जो है 180 से कम आ रहा है, उसी साइड अगर हम दो लाइंस को, जिसके ऊपर ये तीसरा लाइन फॉल कर रहा है, उसको प्रोड्यूस किया जाए तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को मिलेगा या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं और इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जाकर इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट एक्स है और इस पे ये जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। ये नहीं जरूरी नहीं कि यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हो सकता है इसके बाहर भी चला जाए, हो सकता है बहुत दूर तक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगा। जी क्लियर? यानी हमने यहाँ पे क्या देखा कि किसी दो स्ट्रेट लाइंस पे एक तीसरा स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉल कर रहा है कि उसके द्वारा बनाए गए इंटीरियर एंगल्स में एक ही साइड के दो इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री से छोटा है, तो उसी साइड अगर दोनों लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं इंडेफिनेटली, तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को मिलेंगे या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये दो लाइन रहा, इसके ऊपर ये तीसरा लाइन फॉल कर रहा है, इस दो एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री। कंडीशन क्या वेरीफाई होना चाहिए? अगर सपोज ये एंगल 1 आपका और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो उसका सम जो है वो लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए।
तो इस कंडीशन को ये वेरीफाई कर रहा है। तो अगर इसी साइड हम इस दोनों साइड को इंडेफिनेटली इनफाइनाइट टाइम्स तक हम प्रोड्यूस करें तो यह चलकर कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। याद रखिए ये आप इसको विजिबल भी हो रहा होगा कि ये नैरो होता जा रहा है और ये ब्रॉडर होता जा रहा है, यानी इसको ये कहीं मिलने का चांसेस नहीं है अगर इनको इनफाइनाइट टाइम्स तक ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये जब नैरो हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को जो होंगे वो आपको कहे जाएंगे फिफ्थ पोस्टुलेट के अंतर्गत। यानी ये जो होगा फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो आपको डिफाइन करेगा किसी दो लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीसरा स्ट्रेट लाइन फॉल करता है तो एक ही साइड के दो इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री से छोटा आता है तो उसी साइड अगर दोनों साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो अगर इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करते हैं तो वो जाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो आपने देखा क्या यहाँ पे कि अगर इस दो एंगल्स का सम जो है 180 से छोटा हुआ तो ये लाइन को प्रोड्यूस हमने किया तो कहीं ना कहीं जाकर मिला। अगर ये दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता 180 डिग्री से छोटा है तो जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता इट मींस कि अगर दो लाइन है इस तरीके से और इस पे तीसरा लाइन फॉल कर रहा है तो दो एक ही साइड के दो इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाता इट मींस द बोथ लाइन विल पैरेलल टू ईच अदर, यानी को इंटीरियर एंगल्स का सम आपको मिला 180 डिग्री देन बोथ लाइन विल पैरेलल। तो इसको कितना भी टाइम्स प्रोड्यूस करें इनफाइनाइट टाइम्स तक प्रोड्यूस करें कहीं नहीं मिलेंगे। तो यह इसी से आपका पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आया कि पैरेलल लाइन क्या होता है, ये लाइन पैरेलल कब होंगे जब इनके बीच की दूरी हर एक पॉइंट पे इक्वल होगी, यानी टू लाइंस आर सेड टू बी अ पैरेलल लाइन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आर इक्वल एट एवरी पॉइंट, यानी दो लाइंस पैरेलल होंगे अगर इनके बीच की दूरी हर एक पॉइंट पे सेम होगी। इज इट क्लियर? तो फिफ्थ पोस्टुलेट से ही हमारा पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आया और पैरेलल लाइन के लिए अगर दो लाइंस जो है इस तरीके से कि उस पर तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एक ही साइड के दो एंगल्स का सम जो है अगर 180 डिग्री आ गया इट मींस बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इज इट क्लियर? तो दिस वाज योर फिफ्थ पोस्टुलेट। सो टेक केयर ऑफ ऑल दिस पोस्टुलेट्स, solve all the problem based of over here and try to make all the questions and exercises given in your books related to this chapter. Whatever doubt you have you may comment and you may ask. We are here to sort out your problems, so we will meet in the next video lecture. Till that time, stay home, stay safe and goodbye.